क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ पाश्चात्य देशों में हुआ है। शैली को प्रभावित प्रदान करने वाले यूरोप में दो वाद प्रचलित हुए, एक तो अभिव्यंजनावाद और दूसरा कलावाद। अभिव्यंजना को महत्व प्रदान करने वालों में बेनेदेत्तो क्रोचे का नाम आता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक ने यह प्रमाणित किया है कि अभिव्यंजनावाद का बीजारोपण पाश्चात्य देशों में हुआ है। उन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम लैसिंग ने और अपने सौंदर्यवाद को प्रतिष्ठा के संबंध में यह सिद्धांत सामने रखा था कि आत्मा का सौंदर्य ही कला और काव्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है। डॉक्टर त्रिगुणायत ने यह भी बतलाया है कि साहित्य या काव्य को सौंदर्य की अभिव्यक्ति स्वीकार करके दोनों ही देशों में अभिव्यंजनावाद को काव्य का प्राणभूत तत्व स्वीकार किया गया। भारत में भवभूत के वाणी को आत्मा की कला कहने से भी एक दृष्टि में अभिव्यंजनावाद की पुष्टि होती है। विकलमैन नामक पाश्चात्य विद्वान ने भी अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत का संकेत दिया है। उन्होंने अभिव्यंजनावाद की विविध शैलियों और स्वरूपों का विवेचन किया है। आगे चलकर कांट ने ज्ञान के दो विभाग किए, विशुद्ध ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। काव्य कला को उन्मुक्त भाव से विचरने की अनुमति देने वाला यही काव्य सिद्धांत है। कुछ आगे चलकर कॉलरिज ने अपना कल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन सबसे यह स्पष्ट है कि क्रोचे को अपने सिद्धांत के विकास और प्रतिष्ठापन के लिए पूर्व संस्कार प्राप्त थे। अभिव्यंजनावाद का स्वरूप। अभिव्यंजना सिद्धांत के आधार पर कलाकार का काम यथार्थ का प्रतिनिधिमूलक चित्रण करना ही नहीं है। या तो कलाकार अंतर की भावना का यथार्थ रूप में प्रकाशित करता है या उससे संबंध ही नहीं रखता। वह तो वास्तव में अपने मन की एक अवस्था को ही अभिव्यक्त करता है। क्रोचे की दृष्टि में ज्ञान के दो रूप हैं, ज्ञान और क्रिया या संकल्प। प्रथम का संबंध सैद्धांतिक पक्ष से है और दूसरे का संबंध व्यवहारिक जगत से। ज्ञान या प्रज्ञा को भी क्रोचे ने दो भागों में विभाजित किया है, एक तो स्वयं प्रकाश ज्ञान या सहज ज्ञान, दूसरा कलात्मक या तार्किक ज्ञान। जहाँ तक अभिव्यंजनावाद का प्रश्न है तो वह दोनों से उद्भूत होता है। इस ज्ञान की व्यष्टि मूलकता इसे स्वतंत्रता बना देती है। बाह्य रूपों में निरपेक्ष यही संस्कार जब कल्पना के सांचे में ढल कर निकलते हैं तो काव्य और कला के क्षेत्र में उस अभिव्यक्ति को अभिव्यंजना कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रतिभा ज्ञान से उद्भूत कल्पना ही अभिव्यंजना की जननी है। क्रोचे की दृष्टि में कलात्मक ज्ञान की उद्भावना ही अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना की विशेषताओं से पूर्व क्रोचे की यह युक्त विचारणी है। आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इम्प्रेशन, नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। अर्थात कला अनुभूति या प्रभावों की अभिव्यक्ति है, न कि अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति। क्रोचे सहज ज्ञान को अपने आप में एक प्रतिछवि मानते हैं, लेकिन इस प्रतिछवि में उस प्रतिछवि से भिन्नता है जो बाह्य वस्तुओं के देखने से दर्शक के मन पर अभिव्यक्त होती है। क्रोचे के अनुसार जब अभिव्यंजना या रूप लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब सौंदर्य की सृष्टि भी समाप्त हो जाती है। क्रोचे के इस सिद्धांत के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि कलाकार के मन में भीतर ही कोई रचना की क्रिया चला करती है और अंतर में चलने वाली उस क्रिया की अभिव्यक्ति भी अंतर में ही होती है। उसके अंतर में उठने वाली भाव तरंगों का मूल्य वहीं तक सीमित है। अभिव्यंजना का स्वरूप देखें तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख बातें निम्नांकित बिंदुओं द्वारा समझी जा सकती है। पहला है कि अभिव्यंजनावाद का संबंध सहज ज्ञान या कलात्मक ज्ञान से है। दूसरा, अभिव्यंजनावाद का संबंध बाह्य जगत से बिल्कुल नहीं है। तीसरा, काव्य में अभिव्यंजनावाद ही सब कुछ है। क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंग का मूल्य कुछ भी सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त कलाकार के मन में होती है, बाद में आश्रय भेद से उसको अभिव्यक्ति मिलती है। कवि की सौंदर्य भावना का गत्यात्मक रूप ही अभिव्यंजनावाद में आता है। इसकी सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्ति कलाकार के मन में होती है।
बाद में आश्रय भेद से उसको अभिव्यक्ति मिलती है। पांचवा है सहज ज्ञान, स्वयं प्रतिछवि रूप है। यह प्रतिछवि अंतर जगत से ही संबंधित है। अभिव्यंजना अपने आप में पूर्ण है, किसी भी प्रकार के बाह्य उद्देश्य से उसका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता। और सातवां है कला आध्यात्मिक क्रिया है और अभिव्यंजना उसी का दूसरा नाम है। कला का मूर्त रूप अभिव्यंजना है। आठवां है अभिव्यंजनावाद में जो प्रक्रिया काम करती है उसके स्तर है संवेदना, सहजानुभूति, आनंदानुभूति और सहजानुभूति का मूर्तिकरण। स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति कलामय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में सहज अनुभूति का स्तर होता है और यह निर्विवाद सत्य है कि जहाँ सहज अनुभूति है वहीं पर अभिव्यंजनावाद स्वतः प्रमाणित है। दसवां है क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना सौंदर्य का रूपांतर है, क्योंकि उन्होंने सौंदर्य को न तो वस्तु में स्वीकार किया है और न अभिव्यंजना में। अभिव्यंजनावाद पर लगाए गए आरोप देखें। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर विद्वानों ने अनेक आरोप लगाए हैं। सामान्यतः ये आरोप मनोविज्ञान के पंडितों द्वारा लगाए गए हैं। कतिपय प्रमुख आरोप निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है क्रोचे के मतानुसार सहज ज्ञान में बौद्धिकता या विचारणा नहीं होती है। आरोप करने वाले विद्वानों की मान्यता है कि इस प्रकार का सहज ज्ञान कल्पनातीत है। दूसरा आरोप है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर यह आरोप लगाया जाता है कि सहज ज्ञान रूपायित होता है। यह सच है कि सहज ज्ञान का यह रूप स्थान, काल और धारणा से प्रतीत होता है। वास्तव में क्रोचे के इस सिद्धांत ने साहित्य जगत में बड़ी भ्रांतियों को उकसाया है। परिणाम स्वरूप आपत्तियां जटिल से जटिलतर होती चली गईं। इस वाद को लेकर पूरी तरह से एक बखेड़ा ही खड़ा हो गया। उपर्युक्त आपत्तियों के अतिरिक्त भी इस सिद्धांत पर अनेक आपत्तियां और लगाई गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्रोचे ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कलाकार का काम कला को दूसरों तक प्रेषित करना है तथा कलात्मक कृति का प्रभाव दूसरों पर पड़ता भी है। एक अन्य तथ्य यह है कि कला के प्रेमी से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि एक अन्य वस्तु के सहारे से जो हमसे बाहर की है उसकी अंतश्चेतना का प्रसार हो। इस मत के खंडन में कहा जाता है कि कलाकारों की अंतश्चेतना उसकी अपनी निज की अनुभूतियों से ही प्रसार पाती है। क्रोचे ने जीवन के प्रति भी उपेक्षा बरती है, जबकि कलाकार जीवन को एकदम नहीं भुला सकता है। अभिव्यंजनावाद और आचार्य शुक्ल के बारे में देखें तो आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में 3 प्रमुख बातें कही है जो निम्नलिखित हैं। पहला है शुक्ल जी की दृष्टि में कल्पना भाव क्षेत्र की वस्तु है, वे उसे क्रोचे के सदृश ज्ञान क्षेत्र की वस्तु नहीं मानते। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि कल्पना काव्य का एक क्रियात्मक बोध पक्ष है, जिसका विधान हमारे यहाँ के रसवादियों ने भाव के योग में ही माना है। दूसरा, शुक्ल जी अभिव्यंजना को केवल उक्ति का अनूठापन मानते हैं। क्रोचे के अनुसार अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है। वह क्या है, कैसी है, यह सब कुछ काव्य के बाहर की बात है। उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय नहीं समझना चाहिए। तीसरा, शुक्ल जी अभिव्यंजनावाद के विरोधी इसलिए भी रहे कि उसमें जीवन से मुंह मोड़ने या पलायन करने की बात कही गई है। शुक्ल जी ने क्रोचे के इस मतवाद का खंडन किया है कि काव्यगत दुखात्मक भावों की अनुभूति दुखात्मक होती है। उनका कहना है कि साधारणीकरण व्यापार से भावित होने के कारण काव्यगत अनुभूतियाँ भावित होती हैं। अभिव्यंजना और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने भी इस मत की आलोचना करते हुए लिखा है कि पहली बात तो यह है कि इसमें व्यंग को कोई महत्व नहीं दिया गया है। कोई भी सिद्धांत जिसमें व्यंग को महत्व नहीं दिया जाएगा वह काव्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। भारतीय दृष्टि में तो व्यंग व्यंजकता की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व की वस्तु है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कबीर और जायसी आदि कवि ही न कहलावे।
मैं व्यंजना संबंधी अखंडता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूँ। भारतीय दृष्टि से आत्मा के अतिरिक्त और कोई अखंड तत्व नहीं है। फिर अभिव्यंजना आत्मा की तुलना में नहीं आ सकती। इसी प्रसंग में हमें एक बात और भी विचार करना चाहिए, और वह है कि क्या क्रोचे का अभिव्यंजनावाद और कुंतक का वक्रोक्तिवाद एक ही है या भिन्न भिन्न। अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद को एक समझने की भूल आचार्य शुक्ल जैसे पंडितों से भी हो गई थी। उन्होंने उसे अर्थात अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान तक कह डाला था। उनकी दृष्टि में वक्रोक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद में इतना ही अंतर है कि वक्रोक्तिवादी व्यंजना का विशेष रूप से उपभोग करते थे और अभिव्यंजनावादी लक्षणा को प्रधानता देते थे।